बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हार्ज इमरान सीरीज़ मुसन्निफ़ मज़हर कलीम M.A। राइट और बकारी दोनों इमरान और इसके साथियों को चेक करने के बाद मुतमईन होकर वापस चले गए थे कि ये इमरान और इसके साथी नहीं हैं। लेकिन फिर इमरान ने सिचुएशन बदल दी और फारूक पॉइंट के जॉन्स को हलाक करके इसे एंथोनी से पूछगछ की और फिर एंथोनी के लहजे और आवाज़ में इसे बकारी को फ़ोन पर बताया कि इमरान और इसके साथियों का मेकअप वॉश हो गया है। तो बकारी खुश होकर अकेली फारूक पॉइंट पर पहुंच गई, जहां इमरान और इसके साथियों ने इस पर काबू पा लिया और इसके ड्राइवर को हलाक करके बकारी को रॉड्स वाली कुर्सी में जकड़ दिया। इमरान इस कमरे में दाखिल हुआ तो बकारी रॉड्स वाली कुर्सी पर जकड़ी हुई मौजूद थी, जबकि इसके साथ वाली कुर्सी पर एंथोनी और इसके बाद वाली कुर्सी पर जॉन्स की लाश मौजूद थी। पहले ये बताओ, तुम दोनों मार्था के पास गई थी, तो वहां पर क्या हुआ? इमरान ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा। हम मार्था के क्लब गई, लेकिन मार्था ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वहाँ हालात ऐसे ना थे कि इसे कवर किया जा सकता। इसलिए हम इसके रिहायशी फ्लैट पर पहुंचकर छुप गई, ताकि जैसे ही मार्था वहाँ आएगी इससे पूरी तफसील मालूम कर ली जाएगी। लेकिन फिर अचानक की होल से इंतहाई ज़ोरदार सा गैस अंदर फायर की गई और हम संभलने से पहले ही बेहोश हो गई और अब हमें यहाँ पर होश आया है, जूलिया ने तफसील बताते हुए कहा। ठीक है, इसे होश में ले आओ ताकि बता सके कि इसने किस तरह हम पर शक किया और किस तरह हमारी अलग-अलग निगरानी की। इमरान ने कहा तो जूलिया उठी और इसने सामने रॉड्स में जकड़ी हुई बकारी का मुंह और नाक दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब इसके जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने शुरू हो गए तो जूलिया ने हाथ हटाए और पीछे हटकर वापस कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद बकारी होश में आ गई और होश में आते ही उसने बेइख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है कि रॉड्स में जकड़ी होने की वजह से वो सिर्फ कसमसाकर ही रह गई। तुम जिंदा हो? क्या मतलब? ओह, ये एंथोनी और जॉन्स की लाशें, ये सब क्या है? क्या मतलब? बकारी ने इधर उधर देखते हुए कहा और इंतहाई बुखलाहट में बोली थी। तुम ब्लैक एजेंसी में रही हो और राइड भी रहा है, इसके बावजूद तुमने ये नहीं सोचा कि क्या ये रॉड्स हमारा रास्ता रोक लेंगी? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम वाकई इमरान हो? ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारा मेकअप तो पानी से भी साफ ना हुआ था। बकारी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे मालूम है कि क्यों साफ नहीं हुआ, इसलिए कि एंथोनी ने जो मेकअप वॉशर इस्तेमाल किया था इसमें ज़ेडाम गैस इस्तेमाल की जाती है और ज़ेडाम गैस की एक तह चेहरे पर इस तरह चढ़ जाती है जैसे मोम की तह होती है। इसलिए जब तक ये तह ख़त्म नहीं हो पाएगी पानी सिरे से चेहरे पर असर ही नहीं करता और मैकेनिज़्म के तहत खुलने वाले रॉड्स को खोलने का हमें अब बहुत वसी तजर्बा हासिल हो चुका है। वैसे तुम भी चाहो तो ट्राई कर सकती हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं कैसे खोल सकती हूँ? नहीं, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। न जाने तुम क्या जादू करते हो, मेरे तस्वुर में भी ना था कि ऐसा भी हो जाएगा, वरना मैं अपने सामने तुम्हारा खात्मा करवा कर जाती, बकारी ने मुंह बनाते हुए कहा। तो इमरान बे इख्तियार हंस पड़ा। ऐसी सूरत में इस वक्त तुम्हारी और राइट दोनों की लाशें बरकी भट्टी में जलकर राख हो चुकी होती, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, बहरहाल अब तुम क्या चाहते हो मुझसे? बकारी ने कहा। पहले तो ये बताओ कि तुम्हें हम पर शक कैसे पड़ा कि तुम बाकायदा शक करने होटल में आई, और फिर तुमने हम सबकी अलग-अलग निगरानी कैसे की? इमरान ने कहा। ये सब तुम्हारी मज़ाहिया बातों और हरकतों की वजह से हुआ है। हमें पहले शक था, लेकिन फिर तुम्हारी बातें सुनकर हमारा शक यकीन में बदल गया। इसके बाद हमने तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की निगरानी मशीन के ज़रिए की। इस तरह तुम्हें और तुम्हारे साथियों को इस निगरानी का इल्म तक ना हो सका। वैसे मैं तो तुम्हें होश में लाने की कायल ही नहीं थी, लेकिन राइड के हुक्म पर मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ा, क्योंकि बॉस राइड का ख्याल था कि तुम किसी और ग्रुप को आगे करके इसे मरवा कर फिर इत्मीनान से कार्रवाई करते रहोगे, इसलिए तुम्हारी चेकिंग ज़रूरी थी। फिर से 100% यकीन था कि पानी से तुम्हारा मेकअप साफ़ हो जाएगा, लेकिन जब पानी से मेकअप साफ़ ना हुआ तो बॉस राइड को यकीन हो गया कि तुम इमरान नहीं हो, वरना शायद वो इतनी आसानी से तुम्हें छोड़कर वापस ना चला जाता, बकारी ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, अब तुम ये बताओ कि सब हेडक्वार्टर कहाँ है? इमरान ने कहा। मुझे नहीं मालूम, मुझे तो क्या बॉस राइड को भी मालूम नहीं है, क्योंकि उसे हर लिहाज से खुफिया रखा गया है। सिर्फ चीफ को मालूम है कि हेडक्वार्टर कहाँ है, बकारी ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हारा यकीनन राब्ता चीफ से होगा, इमरान ने कहा। नहीं, मेरा राब्ता सिर्फ बॉस राइड से है, बकारी ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि तुम हमारे लिए बेकार हो। इमरान का लहजा यकलख्त सर्द हो गया। यूं ही समझ लो, अब मैं क्या कह सकती हूँ?
बकारी ने जवाब दिया। जूलिया? इमरान ने साथ बैठी जूलिया से कहा। हाँ, जूलिया ने चौंक कर कहा। बकारी अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा हसीन समझती है, इसलिए इसके चेहरे पर ऐसे नक्शो निगार बना दो कि इसे मुकाबले बदसूरती में अव्वल इनाम मिल सके, इमरान ने कहा। अच्छा अच्छा, जूलिया ने मुसरत भरे लहजे में कहा और एक झटके से उठ खड़ी हुई। इससे तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? मैं बदसूरत रहूं या खूबसूरत, तुम्हारी सेहत पर तो कोई असर नहीं होगा। फिर क्यों ऐसा कर रहे हो? इसे कह दो कि मुझे गोली मार दे, बकारी ने कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। गोली भी मारी जाएगी, लेकिन अगर तुमने बदसूरत होने के बावजूद ताउन ना किया तब, इमरान ने कहा। इसी में जूलिया ने एक साइड पर दीवार में हुक में लटका हुआ एक कदीम दौर का तेज धार का खंजर उतारा और फिर इसकी धार पर उंगली फेर कर इसे चेक करती हुई वो तेजी से बकारी की तरफ बढ़ने लगी। रुक जाओ, मैं बताती हूँ, रुक जाओ, यकलख्त बकारी ने चीखते हुए कहा। नहीं, अब एक दो निशान तो बहरहाल पड़ेंगे ही, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। तो इसी लम्हे कमरा बकारी के हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। जूलिया ने यकलख्त हाथ घुमाकर इसके गाल पर खंजर का जख्म डाल दिया था। बस, नमूने के लिए काफ़ी है, और वहीं रुक जाओ। अब अगर ये ज़्यादा दलेर और बहादुर बनने की कोशिश करे तो फिर नक्शो निगार मुकम्मल कर देना, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। तुम ख्वामख्वाह ज़्यादती कर रहे हो। बहरहाल जो मैं जानती हूँ वो बता देती हूँ कि बॉस राइट चीफ से मिलने जाता रहता है। एक बार इसने मुझे बताया था कि सब हेडक्वार्टर स्टार टाउन में है। बस मुझे इतना ही मालूम है, बकारी ने कहा। राइट से फ़ोन पर बात करो और इससे तफसील पूछो, इमरान ने कहा। नहीं, सॉरी, वो किसी सूरत नहीं बताएगा। तुम जानते हो कि राइट किस टाइप का आदमी है, बकारी ने कहा। इसका फ़ोन नंबर बताओ, इमरान ने कहा तो बकारी ने फ़ोन नंबर बता दिया। इमरान ने साथ पड़े हुए फ़ोन पीस को उठाया और इसे ऑन करके इसे नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया। राइट से बात करो, इमरान ने उठकर आगे बढ़कर फ़ोन पीस बकारी के कान से लगाते हुए सर्द लहजे में कहा। इसने चूंकि लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया था, इसलिए दूसरी तरफ बजने वाली घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही थी और फिर रिसीवर उठा लिया गया। सब हेडक्वार्टर, एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। बकारी बोल रही हूँ, बॉस से बात कराओ, बकारी ने कहा। बॉस कहीं गए हुए हैं और बताकर नहीं गए कि कब तक आएंगे, दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने फ़ोन ऑफ कर दिया। राइट का हेडक्वार्टर कहाँ है, इमरान ने पूछा तो बकारी ने हेडक्वार्टर का पता बता दिया। ओके, इमरान ने कहा तो साथ खड़ी जूलिया ने बिजली की सी तेज़ी से हाथ में मौजूद खंजर पूरी कुव्वत से बकारी की शहरक में उतार दिया और बकारी रॉड्स के अंदर ही बुरी तरह फड़फड़ाने लगी और चंद लम्हों बाद ही इसकी आंखें बेनूर हो गईं। वो ख़त्म हो चुकी थी। अगर ओके से तुम ये मतलब लेती हो तो फिर तो मुझे जेड के कहना पड़ेगा, इमरान ने उठते हुए कहा। मुझे मालूम है कि तुमने अपनी आदत के मुताबिक ये कहकर इसे छोड़ देना था कि बेचारी बंधी हुई है और बेबस है और फिर अपने मिशन पर काम कर रही है, लेकिन मैं ऐसी एजेंट को जिंदा छोड़ना अपने आप के साथ जुल्म समझती हूँ, जूलिया ने सख्त लहजे में कहा। अपने आप के अल्फाज बता रहे हैं कि सालिहा के लिए तुम इसे जुल्म नहीं समझती, इमरान ने उठकर मुड़ते हुए लहजे में मुस्कुराकर कहा। अपने आप से मतलब था हम सब, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा तो इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। राइट जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, सामने मेज़ पर पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो वो मेज़ के पीछे कुर्सी पर बैठा और उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, राइट ने कहा। बॉस, आपकी अदम मौजूदगी में मैडम बकारी की कॉल आई थी। मैंने उन्हें बता दिया कि आप कहीं गए हुए हैं और मालूम नहीं कि कब आएंगे। अब आप जैसे ही वापस आए हैं मैंने मैडम बकारी को कॉल किया, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा। दूसरी तरफ से इसकी सेक्रेटरी ने कहा। कहाँ से कॉल किया था इसने, राइट ने पूछा। फारूक पॉइंट से बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया तो वो राइट बेख्तियार उछल पड़ा। फारूक पॉइंट से? क्यों? वहाँ से तो हम आगे थे। फिर वो वहाँ क्यों गई है? क्या तुमने अच्छी तरह चेकिंग की है, राइट ने कहा। यस बॉस, इसलिए तो मैंने आपके आने पर इन्हें कॉल किया था, सेक्रेटरी ने जवाब देते हुए कहा। एंथोनी तो वहाँ मौजूद होगा, उसने कॉल क्यों अटेंड नहीं की, राइट ने कहा। बॉस, वहाँ से कोई भी कॉल अटेंड नहीं कर रहा। मैंने बहुत कोशिश की है, सेक्रेटरी ने जवाब दिया। ग्रैंड को कॉल करो और कहो कि वो फारूक पॉइंट पर जाकर एंथोनी से मिले और फिर मुझे कॉल करें, राइट ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो राइट ने रिसीवर रख दिया। बकारी दोबारा फारूक पॉइंट क्यों गई थी, राइट ने बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन जाहिर है कि इसके सवाल का जवाब देने वाला वहाँ कोई मौजूद ना था और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसे हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, राइट ने कहा। रेमंड लाइन पर है बॉस, दूसरी तरफ से सेक्रेटरी ने कहा। यस रेमंड, क्या बात है? क्यों एंथोनी ने कॉल नहीं अटेंड नहीं कर रहा, राइट ने कहा। बॉस, यहाँ तो गज़ब हो गया।
मैडम बाकारी, एंथोनियो और जॉन्स तीनों की लाशें रॉड्स में जकड़ी हुई मौजूद हैं। दूसरी तरफ से रेमंड ने इंतहाई मुतवहिश लहजे में कहा। तो राइट बेख्तियार उछलकर खड़ा हो गया। क्या क्या कह रहे हो? बाकारी की लाश? क्या मतलब? ये कैसे मुमकिन है? वो लोग जिन्हें पकड़ा गया था वो कहाँ हैं? ये सब क्या हो रहा है? राइट ने हलक के बल चीखते हुए कहा। बॉस, मैडम बाकारी की कार भी पोर्च में मौजूद है और कार के करीब इनके ड्राइवर की लाश भी पड़ी हुई है। इसकी गर्दन तोड़कर इसे हलाक किया गया है, जबकि मैडम बाकारी की गर्दन में बड़ा सा खंजर इस तरह मारा गया है कि इनकी शहरक कट गई है और एंथोनी और जॉन्स दोनों को गोलियां मारकर हलाक किया गया है और यहाँ इन तीनों के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं है, रेमंड ने जवाब देते हुए कहा। वेरी बैड, रियली वेरी बैड। ठीक है, तुम जाओ, मैं खुद इस पॉइंट का बंदोबस्त कर लूँगा, राइट ने दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए कहा और इसके साथ ही इसने हाथ बढ़ाकर फ़ोन पीस के नीचे लगे हुए बटन को प्रेस करके फ़ोन को डायरेक्ट किया और फिर कैडल दबाकर और टोन आने पर इसने तेज़ी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। यस, राफ्ट बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। राइट बोल रहा हूँ, राइट ने खुश्क लहजे में कहा। ओह यस बॉस, हुक्म, दूसरी तरफ से इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। बाकारी का है? राइट ने पूछा। बॉस, मैडम को एंथोनी की कॉल आई थी कि उसे फारूक पॉइंट पर मशकूक अफराद के मेकअप वॉश कर लिए हैं। इसने बताया था कि इसने इसके लिए इंतहाई सर्द पानी इस्तेमाल किया तो इनके मेकअप वॉश हो गए और अब ये एक स्विस औरत और 4 मर्द और एक औरत पाकिस्तानी है। ये रिपोर्ट सुनकर मादाम फ़ौरन ड्राइवर को लेकर फारूक पॉइंट पर चली गई। इसके बाद इनकी वापसी नहीं हुई और ना ही इनकी तरफ से कोई कॉल आई है, राफ्ट ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में तफसील बताते हुए कहा। ओह, तो इस तरह इन लोगों ने बाकारी को वहाँ बुलवा लिया। दुश्मन एजेंटों ने फारूक पॉइंट पर बाकारी, एंथोनी और जॉन्स तीनों को हलाक कर दिया और ख़ुद वो निकल गए, राइट ने कहा। क्या क्या कह रहे हैं बॉस? मैडम बाकारी को हलाक कर दिया गया है? राफ्ट ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, और सुनो, इन तीनों की लाशें वहाँ से उठवा कर इनके दफनाने के इंतजाम कराओ और फारूक पॉइंट पर अपना कोई आदमी तैनात कर दो, जबकि अब सेक्शन हेडक्वार्टर के इंचार्ज इस वक्त तक तुम रहोगे जब तक चीफ कोई और बंदोबस्त नहीं कर देता। और सुनो, इसके साथ साथ पूरे सेक्शन को बाकारी के बारे में इत्तला दे दो और इन्हें इन दुश्मन एजेंटों की तलाश पर लगा दो और जो भी मशकूक नजर आए उसे चेक करने की बजाय गोलियों से उड़ा दो, राइट ने तेज लहजे में कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया तो राइट ने कैडल दबा दिया और फिर टोन आने पर इसने तेजी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। मार्थर बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। राइट बोल रहा हूँ, राइट ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। एसवीएस आ गया पोजीशन पर? राइट ने पूछा। मशीनरी पहुंच गई है और अब इसकी तनसीब का काम हो रहा है, मार्थर ने जवाब देते हुए कहा। कब तक काम मुकम्मल हो जाएगा? राइट ने पूछा। बॉस, 4 मुख्तलिफ जगहों पर बैक वक्त काम हो रहा है ताकि पूरा मून्स रेंज में आ जाए। अलबत्ता इत्तलाती मरकज़ एक ही बनाया जाएगा, एक्स हाउस। ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे के अंदर ये काम शुरू कर देगा, मार्थर ने जवाब देते हुए कहा। ओके, जब ये मुकम्मल हो जाए तो मुझे कॉल कर लेना, मैं एक्स हाउस पहुंचकर खुद इसके कंप्यूटर में फीडिंग कराऊंगा, राइट ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया तो राइट ने रिसीवर रख दिया। इन अफरीतों को किसी सूरत भी हेडक्वार्टर का इल्म नहीं होना चाहिए। ये तो शुक्र है कि बाकारी भी इस बारे में नहीं जानती थी, राइट ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर अचानक एक ख्याल के तहत वो बेइख्तियार चौंक पड़ा। ओह, मार्था बाकी है और इमरान और इसके साथियों को इसका इल्म भी है। इमरान की दोनों साथी लड़कियां इसकी रिहायशी से फ्लैट से अगवा की गई थीं। काश मार्था चीफ की औरत ना होती, मैं इसे गोली मरवा देता, मगर अब, राइट ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर चलने में सोचने के बाद इसे हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और एक बटन प्रेस कर दिया। यस बॉस, दूसरी तरफ से इसकी सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। ट्रेस करो कि चीफ की औरत मार्था इस वक्त कहाँ पर है, लेकिन उससे बात मत कराना, मुझे सिर्फ इत्तला देना, फ़ौरन ये काम करो, राइट ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही इसने रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन 10 मिनट बाद ही फ़ोन की घंटी बज उठी तो राइट ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, राइट ने कहा। बॉस, मार्था इस वक्त अपने रिहायशी फ्लैट में मौजूद है। इसकी तबीयत आज ख़राब है, इसलिए वो सुबह से ही फ्लैट पर मौजूद है, दूसरी तरफ से सेक्रेटरी ने रिपोर्ट देते हुए कहा। ठीक है, राइट ने कहा और कैडल दबाकर इसने फ़ोन के पीस के नीचे लगा हुआ बटन प्रेस करके फ़ोन को डायरेक्ट किया और फिर तेज़ी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। जैक बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। राइट बोल रहा हूँ जैक, राइट ने कहा। ओह यस बॉस, हुक्म फरमाइए, दूसरी तरफ से कहा गया। लहजा इंतहाई मुअद्दबाना था। चीफ की औरत मार्था को जानते हो तुम? राइट ने पूछा।
यस बॉस, दूसरी तरफ से मुख्तसर सा जवाब दिया गया। वो अपने फ्लैट में मौजूद है और दुश्मन एजेंट इसे किसी भी वक्त अगवा करके हलाक कर सकते हैं, इसलिए तुम फौरी तौर पर इसे बेहोश करके वहाँ से निकालो और रेड पॉइंट पर पहुँचा दो। मैं वहाँ के इंचार्ज रिचर्ड को मजीद अहकाम दे दूंगा, लेकिन ये काम फौरी तौर पर करो। फौरी, राइट ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया तो राइट ने क्रैडल दबा दिया और फिर टोन आने पर इसने एक बार फिर नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया। रिचर्ड बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। राइट बोल रहा हूँ, राइट ने कहा। ओह यस बॉस, हुक्म, दूसरी तरफ से कहा गया। मैंने जैक को कहकर चीफ की औरत मार्था को इसके फ्लैट से अगवा कराया है, क्योंकि दुश्मन एजेंट इसके पीछे लगे हुए हैं। जैक इसे तुम्हारे पास छोड़ दिएगा, तुमने उसे इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ रखना है, लेकिन ना ही वो किसी को फ़ोन करे और मेरी इजाज़त के बगैर वो रेड पॉइंट से बाहर ना जा सके, राइट ने कहा। ऐसा ना हो बॉस कि बाद में वो चीफ से मेरी शिकायत कर दे, और आप जानते हैं कि चीफ इस मामले में किस कदर मुश्ताल मिजाज है, रिचर्ड ने कहा। ये तमाम जिम्मेदारी मेरी होगी, समझे? तुमने मेरा नाम ले देना है और बस, राइट ने कहा। ओके बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया तो राइट ने रिसीवर रखकर मेज़ की दराज खोली और इसमें मौजूद एक जदीद साख्त का मखसूस ट्रांसमीटर निकाला। ये फिक्स ट्रांसमीटर था। इसने इसे ऑन कर दिया। हेलो हेलो, राइट कॉलिंग, ओवर, राइट ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस, हेडक्वार्टर अटेंडिंग यू, ओवर, एक मशीनी सी आवाज़ सुनाई दी। चीफ से बात कराओ, इट इज़ इम्पोर्टेंट मैटर, ओवर, राइट ने कहा। वेट करें, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, ओवर, चंद लम्हों बाद चीफ स्टैचू की आवाज़ सुनाई दी। राइट बोल रहा हूँ चीफ, ओवर, राइट ने कहा। हाँ, क्यों कॉल की है, ओवर, स्टैचू ने कहा तो राइट ने बाकारी की हलाकत के बारे में तफसील बता दी। ओह वेरी बैड, तुमने इन्हें अपने सामने हलाक कर देना था, ओवर, स्टैचू ने कहा। हमारा ख्याल था कि ये असल लोग नहीं है, इसलिए इनसे कोई खतरा भी नहीं था, ओवर, राइट ने कहा। बहरहाल अब ये लोग कहाँ हैं, ओवर, स्टैचू ने कहा। और राइट ने इसे एसवीएस की तनसीब और इसके बारे में मज़ीद तफसीलात बता दी। ओह गुड, इस सूरत में तो ये लोग कहीं भी छुप ना सकेंगे। वेरी गुड आइडिया, ओवर, स्टैचू ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। चीफ, मैंने इसलिए कॉल किया है कि मैं आपके नोटिस में एक बात और भी लाना चाहता हूँ, ओवर, राइट ने कहा। वो क्या, ओवर, स्टैचू ने पूछा। चीफ, मैडम मार्था को सब हेडक्वार्टर के बारे में बखूबी इल्म है और पाकिस्तानी एजेंटों ने भी इस बात का सुराग लगा लिया है, और इस ग्रुप की 2 औरतें मैडम मार्था के फ्लैट में जाकर छुप गई थीं, ताकि जब मैडम मार्था फ्लैट पर आए तो इससे पूछगछ भी कर सकें। मगर बाकारी के आदमी इनकी निगरानी कर रहे थे, इसलिए हमने इन्हें वहाँ से अगवा करा लिया। लेकिन अब बाकारी को हलाक करके ये दोनों दोबारा फरार हो गए हैं, और अब तो ये बात भी कंफर्म हो गई है कि ये पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का ही ग्रुप है, और अब लाजमन उन्होंने मैडम मार्था से मालूमात हासिल करनी है। इसलिए मैंने मैडम मार्था को उनके फ्लैट से हटाकर रेड पॉइंट पर भिजवा दिया है, जहाँ वो इस वक्त तक रहेंगी जब तक कि इनके ग्रुप का खात्मा नहीं हो जाता। मैंने सोचा कि आपको पेशगी इत्तला दे दूँ, ओवर, राइट ने तफसील बताते हुए कहा। मार्था इस वक्त आए, ओवर, स्टैचू ने पूछा। वो रेड पॉइंट पर पहुंच गई होंगी, ओवर, राइट ने कहा। तुम इसे वहां से निकालकर सब हेडक्वार्टर पहुंचा दो। वो अब इस वक्त तक मेरे पास रहेगी जब तक ये ग्रुप ख़त्म नहीं हो जाता, ओवर, स्टैचू ने कहा। यस बॉस, मैं इंतजाम कराता हूँ, ओवर, राइट ने कहा तो दूसरी तरफ से ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता ख़त्म कर दिया गया। तो राइट ने ट्रांसमीटर ऑफ करके इसे मेज़ की दराज में डाल दिया। चीफ को न जाने क्या नज़र आता है इस मार्था में कि इसके बगैर वो रह ही नहीं सकता, राइट ने बड़बड़ाते हुए कहा, और इसके साथ ही इसने फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ा दिया ताकि मार्था को सब हेडक्वार्टर पहुंचाने के इंतजाम करा सके। इसने यही सोचा था कि वो खुद मार्था को साथ लेकर वहां छोड़ आएगा। इमरान जूलिया के हमरा मार्था के रिहायशी फ्लैट पर पहुंचा तो उसने देखा कि फ्लैट का दरवाज़ा लॉक था। इसे मार्था के क्लब से मालूम कर लिया था कि मार्था आज तबीयत की खराबी की वजह से अपने फ्लैट पर ही है, इसलिए इमरान जूलिया को साथ लेकर इसके फ्लैट पर पहुंच गया था ताकि मार्था से सब हेडक्वार्टर के बारे में मालूमात हासिल कर सके। लेकिन लॉक दरवाज़ा देखकर इसके चेहरे पर हल्की सी नागवारी के तासुरात उभर आए थे। ये कहाँ गई होगी, इमरान ने कहा, और इसके साथ ही इसने जेब से एक तार निकाली और दादारी में चूंकि जूलिया के अलावा और कोई भी ना था, इसलिए इसने तार की होल में डालकर इसे मखसूस अंदाज में दाएं में घुमाया तो हल्की सी कटक की आवाज़ के साथ ही लॉक खुल गया। तो इमरान ने तार निकालकर वापस जेब में डाल लिया और फिर दरवाजे को दबाकर खोला और अंदर दाखिल हो गया। जूलिया इसके पीछे थी। अरे यहाँ तो खासी जिद्दोजहद हुई है, इसका मतलब है कि मार्था को इसकी मर्जी के बगैर ले जाया गया है, इमरान ने अंदर दाखिल होते ही सामने कमरे की सूरत हाल देखते हुए कहा। वहाँ और कुर्सियाँ पड़ी हुई थीं
वहाँ 2 कुर्सियाँ उल्टी पड़ी थी, मेज टेढ़ा पड़ा हुआ था और किसी औरत के स्लीपर वहाँ इस अंदाज में बिखरे हुए थे जैसे जिद्दोजहद में उतर गए हों। हाँ, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। इस कार्रवाई को ज़्यादा देर भी नहीं हुई। इस कमरे में मार्था की तेज़ खुशबू मौजूद है, इमरान ने कहा। औरतों की बू सूंघने का शौक कब से हो गया है तुम्हें? यकलख्त जूलिया ने आंखें निकालते हुए कहा। क्या करूं, कुंवारा हूं, ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकता हूं, इमरान ने कहा। शट अप, अब तुम आम इखलाकियात से भी गिरते जा रहे हो। नॉनसेंस, जूलिया ने और ज़्यादा गुस्से से भड़कते हुए लहजे में कहा। वो शायद कुदरत कुंवारों की नाकों में ऐसी खुशबू सूंघने की खुसूसी हिस्स पैदा कर देती है। अब मैं क्या करूं? इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। तो जूलिया ने बेख्तियार होंठ खींच लिए, जबकि इमरान अंदर कमरे में दाखिल होकर जहां कुर्सियां गिरी पड़ी थीं इधर उधर देखता फिर रहा था। फिर अचानक इसे एक ख्याल आया तो वह एक तरफ तपाई पर पड़े हुए फ़ोन की तरफ मुतवज्जा हो गया। इसने रिसीवर उठाया तो बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि जदीद फ़ोन में ना सिर्फ मेमोरी मौजूद थी बल्कि कॉल्स टेप किए जाने का सिस्टम भी मौजूद था। इमरान ने उसे ऑपरेट किया तो अचानक फ़ोन में से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। हेलो, रिचर्ड बोल रहा हूँ। जैक बोल रहा हूँ रिचर्ड। बॉस राइट ने मैडम मार्था को रेड पॉइंट पर पहुँचाने का हुक्म दिया था। मैंने इसे बेहोश कर लिया है और अभी से ला रहे हैं। क्या तुम्हें अहकामात मिल गए हैं? एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। हाँ, ले आओ उसे, लेकिन ख्याल से लेकर आना, ये चीफ की औरत है, दूसरी तरफ से कहा गया। मुझे मालूम है, लेकिन बड़ी सख्त औरत है, बड़ी मुश्किल से काबू में आई है, वरना ये लड़ने मरने पर आमादा हो गई थी। बहरहाल मैं आ रहा हूँ, जैक ने कहा और इसके साथ ही गुफ्तगू ख़त्म हो गई। इमरान ने गौर से स्क्रीन को देखा तो इस पर एक फ़ोन नंबर मौजूद था। इमरान ने मेमोरी वाले बटन ऑफ करके वही नंबर प्रेस कर दिए जो डायल पर इसे नज़र आ रहे थे। रिचर्ड बोल रहा हूँ, वही आवाज़ सुनाई दी। ओह सॉरी, रॉन्ग नंबर, इमरान ने नुस्वानी आवाज़ में कहा और कैरल दबा दिया और फिर टून आने पर इसने इंक्वायरी के नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया। इंक्वायरी प्लीज़, राब्ता कायम होते ही एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। पुलिस चीफ ऑफिस से चीफ इंस्पेक्टर नारमन बोल रहा हूँ, इमरान ने तहकमाना लहजे में कहा। यस सर, हुक्म फरमाएं, दूसरी तरफ से यकलख्त मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। एक फ़ोन नंबर नोट करें और मुझे बताएं कि यह नंबर कहाँ और किसके नाम पर नस्ब है। पूरी एहतियात से चेक करना। इट इज़ वेरी सीक्रेट पुलिस मैटर, इमरान ने पहले से ज़्यादा तहकमाना लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर लाइन पर खामोशी तारी हो गई। हेलो सर, चंद लम्हों बाद नुस्वानी आवाज़ दोबारा सुनाई दी। यस, इमरान ने कहा। सर, ये नंबर एंथोनी रिचर्ड के नाम पर नस्ब है और स्टार रोड की बिल्डिंग वेस्टर्न हाउस में नस्ब है, दूसरी तरफ से कहा गया। क्या पूरी एहतियात से चेक किया है? इमरान ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, अब ये कहने की ज़रूरत तो नहीं कि इट इज़ सीक्रेट, इमरान ने इसी तरह तहकमाना लहजे में कहा। यस सर, मैं समझती हूँ सर, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। तो इमरान ने बगैर कुछ कहे रिसीवर रख दिया और फिर इसके कोट की अंदरूनी जेब से एक नक्शा निकाला और इसे मेज़ पर फैलाकर इस पर झुक गया। थोड़ी देर गौर से देखने के बाद इसे नक्शा तय करके वापस जेब में डाला और फिर इसने रिसीवर उठाकर नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। यस, मार्शल बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से भारी सी आवाज़ सुनाई दी। यह सफदर था जो आवाज़ और लहजा बदल कर बात कर रहा था। माइकल बोल रहा हूँ, तुम अपने साथियों समेत तमाम ज़रूरी सामान लेकर स्टार रोड की बिल्डिंग वेस्टर्न हाउस के करीब पहुँच जाओ। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ पहुँचा हूँ, फिर हम मिलकर पिकनिक पॉइंट का इंतखाब करेंगे, इमरान ने कहा। यस माइकल, दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। तुमने गर्लफ्रेंड का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों किया है? जूलिया ने नथने फुलाते हुए कहा। शुक्र करो गर्लफ्रेंड का है, वरना मैं वाइफ फ्रेंड बल्कि मादाम फ्रेंड भी कह सकता था, इमरान ने जवाब दिया। तो जूलिया बेख्तियार हंस पड़ी। वो समझ गई थी कि इमरान का मकसद है कि इसने इसे गर्ल यानी लड़की कहकर इसकी इज्जत अफजाई की है। आओ, इमरान ने वापस मुड़ते हुए कहा। तो जूलिया सर हिलाती हुई इसके पीछे चल पड़ी। थोड़ी देर बाद वो दोनों टैक्सी में बैठे स्टार रोड की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। स्टार रोड के तकरीबन दरमियान में एक होटल के सामने इमरान ने टैक्सी रुकवाई और इसे किराए के साथ साथ टिप देकर भी फारिग कर दिया। जब टैक्सी आगे जाकर इनकी नज़रों से गायब हो गई तो वो दोनों पैदल ही आगे बढ़ने लगे। उन्होंने फारूक पॉइंट से निकलकर एक रिहायशी कोठी हासिल कर ली थी जिसमें 2 कारें और ज़रूरी असलहा भी मौजूद था। वहाँ उन्होंने ना सिर्फ नए मेकअप किए बल्कि लिबास भी तब्दील कर लिए थे और चूंकि अब इनके पास सिर्फ मार्था की ही टिप रह गई थी इसलिए इमरान जूलिया को साथ लेकर इसके रिहायशी फ्लैट पर पहुंचा था। गो के तनवीर और दूसरे साथियों का ख्याल था कि उन्हें राइड के हेडक्वार्टर पर रेड करके वहां से सब हेडक्वार्टर का महल वकू मालूम करना चाहिए।
लेकिन इमरान पहले आसान तरीका इस्तेमाल करना चाहता था, क्योंकि इसे मालूम था कि राइट और इसके साथी सब इंतहाई तरबियत याफ्ता लोग हैं और वो इनसे उलझकर अपने मिशन से दूर भी हो सकते हैं। अब मार्था के फ्लैट में जो कुछ भी सामने आया था, इससे भी राइट की दूरअंदेशी झलकती थी कि इसने बाकारी की लाश सामने आते ही सबसे पहले मार्था को उसके फ्लैट से ज़बरदस्ती अगवा कराकर यहाँ वेस्टर्न हाउस में पहुँचा दिया था। अगर फ़ोन में मेमोरी और टेप वाला सिस्टम ना होता और मार्था को अगवा करने वाला जैक वहाँ से रिचर्ड को कॉल ना करता, तो वाकई इस अहम क्ल्यू से हाथ धो बैठे थे। थोड़ी देर बाद दोनों वेस्टर्न हाउस के सामने से गुजर रहे थे। वेस्टर्न हाउस एक मंजिला इमारत थी, इसका जहाज़ी साइज़ का फाटक बंद था। अभी इसे देखते हुए गुजर ही रहे थे कि अचानक फाटक खुला और एक कार इसमें से निकलकर तेज़ी से बाएं तरफ को मुड़ी और फिर तेज़ी से आगे बढ़ती चली गई। फाटक इसके हुक्म में मकांकी अंदाज में बंद हो गया था। जैसे ही कार बाएं तरफ को मुड़ी, इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर मौजूद राइट इसे वाज़ेह तौर पर नज़र आ गया था, जबकि उकबी और साइड सीटें दोनों ही खाली थीं। राइट खुद ड्राइव करता हुआ जा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? इमरान ने कहा तो जूलिया चौंक पड़ी। राइट इस कार में था? जूलिया ने कहा। हाँ, जब कार बाएं तरफ को मुड़ी तो ड्राइविंग सीट पर राइट ही मौजूद था, मैंने उसे देखा, इमरान ने कहा। हो सकता है कि वो मार्था से मिलने आया हो, क्योंकि वो बहरहाल इनके चीफ की औरत है, जूलिया ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। वो अब काफ़ी आगे बढ़ गए थे और फिर फुटपाथ के सामने बने हुए एक छोटे से बाग में पहुंचकर वो इसके अंदर दाखिल होकर बेंच पर इस तरह बैठ गए जैसे चलते चलते थक कर आदमी थोड़ी देर के लिए सुस्ताने के लिए बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद एक स्याह रंग की कार बाग के सामने बनी हुई पार्किंग में मुड़ी और रुक गई। इसके साथ ही सफदर, कैप्टन शकील, तनवीर और सालेहा चारों कारों से नीचे उतरे तो इमरान ने हाथ के से इशारा किया और वो चारों इस बाग में आ गए। सफदर, वो सामने वेस्टर्न हाउस है, तुम इसमें बेहोश कर देने वाली गैस फायर करो और फिर छोटा फाटक खोल दो, इमरान ने कहा तो सफदर से हिलाता हुआ बाग से बाहर निकला और सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ वेस्टर्न हाउस की तरफ बढ़ता चला गया। वेस्टर्न हाउस में जाकर वो साइड गली में मुड़कर गायब हो गया और फिर कुछ देर बाद वहाँ का फाटक खुला और सफदर एक लम्हे के लिए बाहर आया और फिर वापस चला गया। आओ, एक एक करके हमने अंदर जाना है, इमरान ने तेज़ी से आगे बढ़ते हुए कहा। थोड़ी देर बाद वो वेस्टर्न हाउस में दाखिल हो रहा था। अभी वो इमारत के करीब पहुंचा था कि सफदर अंदरूनी तरफ से बाहर निकलकर बाहर आ गया। यहाँ 8 अफराद बेहोश पड़े हुए हैं और भारी असलाह भी मौजूद है और टॉर्चिंग रूम भी, सफदर ने कहा। कोई औरत नहीं है? इमरान ने पूछा। नहीं, सफदर ने जवाब दिया। ओह, इसका मतलब है कि राइट मार्था को यहाँ से लेकर निकाल कर ले गया है, इमरान ने कहा तो सफदर चौंक पड़ा। क्या मतलब इमरान साहब? सफदर ने चौंक कर पूछा, क्योंकि उसे मार्था के फ्लैट में होने वाली कार्रवाई और राइट के वेस्टर्न हाउस से निकलने के बारे में कुछ मालूम नहीं था। बाद में तफसील से बातें होंगी। तुम ऐसा करो कि जितने अफराद यहाँ मौजूद हैं इन सबको किसी बड़े कमरे में कुर्सियों पर बिठा कर बांध दो, इमरान ने कहा। यहाँ बाकायदा टॉर्चिंग रूम है जहाँ रॉड्स वाली कुर्सियाँ मौजूद हैं और उनकी तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है, सफदर ने कहा। ठीक है, इन सबको वहाँ ले जाकर कुर्सियों में जकड़ो, इमरान ने कहा तो सफदर मुड़ गया। थोड़ी देर बाद इमरान इस बड़े कमरे में पहुंचा जहां 8 अफराद कुर्सियों पर रॉड्स में जकड़े हुए मौजूद थे। सफदर, तुम्हारी जेब में एंटी गैस की शीशी होगी, इन्हें होश में लेकर आओ और ख़ुद साथियों समेत बाहर की निगरानी करो। किसी भी वक्त कोई भी आ सकता है और हाँ, फ़ोन यहाँ पर शिफ्ट कर दो, शायद इस साइड की कॉल वगैरह आ जाए, इमरान ने कहा तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। जबकि इमरान सामने रखी हुई एक कुर्सी पर बैठ गया। जूलिया और सालेहा हस्बे दस्तूर इसके साथ बैठी हुई थीं। सफदर अपने साथियों समेत बाहर चला गया था और फिर थोड़ी देर बाद एक एक करके इन 8 को होश आ गया और फिर बारी बारी इन सब ने हैरत का इजहार किया तो इमरान एक की आवाज़ सुनते ही समझ गया कि ये रिचर्ड है, इस रेड पॉइंट का इंचार्ज, क्योंकि इसकी आवाज़ वो मार्था के फ्लैट में फ़ोन टेप में सुन चुका था। तुम्हारा नाम रिचर्ड है और तुम इस रेड पॉइंट के इंचार्ज हो, इमरान ने इस आदमी से मुखातिब होकर कहा। हाँ, मगर तुम कौन हो और ये सब क्या है? रिचर्ड ने हैरत भरे लहजे में कहा। मार्था का है, इमरान ने कहा तो रिचर्ड बेख्तियार चौंक पड़ा। कौन मार्था? रिचर्ड ने जवाब दिया। मार्गरेट, तुम्हारी जेब में मशीन पिस्टल मौजूद है, इमरान ने रिचर्ड से की बात का जवाब देने की बजाय साथ बैठी हुई जूलिया से मुखातिब होकर कहा। हाँ है, जूलिया ने कहा और साथ ही इसने जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया। रिचर्ड के साथ बैठे हुए आदमी को हलाक कर दो, इमरान ने कहा तो दूसरे लम्हे तड़तड़ाहट की आवाज़ों के साथ ही रिचर्ड के साथ बैठे हुए इसके आदमी के हलक से करबनाक चीख निकली और वो चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया। तुमने देखा रिचर्ड, सवाल करने का नतीजा। अब अगर तुमने ऐसा किया तो एक एक करके तुम्हारे सब साथी हलाक कर दिए जाएंगे।
और उसके बाद तुम्हारी बारी आएगी, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। पहले बताओ तो कि तुम हो कौन और कैसे यहाँ आए हो, रिचर्ड होंठ चबाते हुए बोला। दूसरे को भी हलाक कर दो मार्गरेट, इमरान ने कहा। रुक जाओ, मैं बताता हूँ, मुझे मत मारो, रिचर्ड की दूसरी साइड बैठे हुए नौजवान ने हुजियानी अंदाज में चीखते हुए कहा। क्योंकि जूलिया ने मशीन पिस्टल का रुख उसकी तरफ कर दिया था, इमरान ने हाथ बढ़ाकर जूलिया को रोक दिया। बोलो, कहाँ है मार्था, इमरान ने कहा। वो इसे बॉस राइट लेकर गए, इस आदमी ने रुक रुक कर जवाब देते हुए कहा। क्या मार्था बेहोश थी, इमरान ने पूछा। हाँ, इस आदमी ने जवाब दिया, जबकि रिचर्ड वैसे ही होंठ भींचे खामोश बैठा हुआ था। कहाँ ले गए, इमरान ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, बॉस रिचर्ड को मालूम होगा, इस आदमी ने कहा। हाँ, तुम बताओ रिचर्ड, इमरान ने रिचर्ड से मुखातिब होकर कहा। मुझे नहीं मालूम, ना बॉस ने बताया है और ना ही मुझे मालूम है, रिचर्ड ने ऐसे लहजे में जवाब दिया जैसे वो कुछ ना बताने का फैसला कर चुका हो। ओके, अब रियायत ख़त्म, इमरान ने कहा और उठ खड़ा हुआ। इसने एक हाथ से प्लास्टिक की कुर्सी उठाई और इसे रिचर्ड के सामने रखकर इस पर बैठ गया। इसने जेब से एक तेज धार खंजर निकाला और दूसरे लम्हे इसका हाथ घूमा तो कमरा रिचर्ड के हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। इसका एक नथना नाक की जड़ तक कटता चला गया था। अभी इसकी चीख खत्म भी ना हुई थी कि इमरान का बाजू एक बार फिर घूमा और कमरा एक बार फिर रिचर्ड के हलक से निकलने वाली इंतहाई कर्बनाक चीख से गूंज उठा, जबकि इसके बाकी साथियों के चेहरे ये सब कुछ देखकर धुआं धुआं हो रहे थे। अब तुम खुद ही सब कुछ बताओगे, इमरान ने कहा और इसके साथ ही इसने इसकी पेशानी पर उभर आने वाली मोटी सी रग पर खंजर का दस्ता मार दिया। रिचर्ड के मुंह से ऐसी चीख निकली जैसे इसकी रूह को कांटेदार झाड़ियों में घसीटा जा रहा हो। इसका जिस्म रॉड्स के अंदर बुरी तरह कांपने लग गया था, चेहरा पसीने से शराबूर हो गया था और आंखें फट सी गई थीं। अब आखिरी मौका है तुम्हारे पास रिचर्ड, दूसरी ज़रब के बाद तुम्हारा शऊर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और तुम्हारा लाशऊर सब कुछ बता देगा, लेकिन तुम जहनी तौर पर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाओगे, जबकि तुम एक छोटी मछली हो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें और तुम्हारे साथियों को हलाक कर दूं, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। वो बॉस इसे सब हेडक्वार्टर छोड़ने गए हैं, रिचर्ड ने रुक रुक कर कहा। कोई ख़ास वजह, इमरान ने पूछा। कोई नहीं, पहले बॉस ने कहा था कि मार्था को यहाँ इज्जत एहतराम से रखा जाए, फिर अचानक बॉस खुद यहाँ पर आ गया और बेहोश मार्था को यह कहकर ले गया कि चीफ का हुक्म है कि मार्था को हेडक्वार्टर पहुँचा दिया जाए, रिचर्ड ने जवाब देते हुए कहा। कहाँ है ये सब हेडक्वार्टर, इमरान ने पूछा। यहाँ किसी को भी मालूम नहीं हो सकता, चीफ स्टैचू को मालूम होगा या फिर बॉस साइड को, रिचर्ड ने जवाब दिया तो इमरान इसके लहजे से ही समझ गया कि वो दुरुस्त कह रहा है। मार्गरेट, इन सबको ऑफ कर दो, इमरान ने उठते हुए कहा तो दूसरे लम्हे तड़तड़ाहट की आवाज़ों के साथ ही कमरा इंसानी चीखों से गूंज उठा, जबकि इमरान होंठ भींचे तेजी से बाहर आ गया। क्या हुआ इमरान साहब, आप ज़रूरत से ज़्यादा ही संजीदा नजर आ रहे हैं, सफदर ने जो बरामदे में खड़ा था इमरान से मुखातिब होकर कहा। बस चंद लम्हों का फ़र्क पड़ गया, वो राइड मार्था को लेकर निकल गया। बहरहाल अब इसके सिवा और कोई सूरत नहीं कि इस राइड को घेरा जाए, इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। मैंने तो पहले ही कहा था कि इसके हेडक्वार्टर पर रेड किया जाए, तनवीर ने चहक कर कहा। इसके हेडक्वार्टर में हम इतनी आसानी से दाखिल नहीं हो सकेंगे जैसे यहाँ दाखिल हुए हैं। वो ब्लैक एजेंसी का मारूफ एजेंट है और हार्ट्स यकीनन इंतहाई बावसाइल तंजीम है, इसलिए इसके हेडक्वार्टर की हिफाजत इंतहाई जदीद मशीनरी से की जा रही होगी। इमरान ने कहा था कि अचानक फ़ोन की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान तेज़ी से मुड़ा और साथ वाले कमरे में दाखिल हो गया। यहाँ फ़ोन मौजूद था, इमरान ने इसका रिसीवर उठा लिया। यस, रिचर्ड बोल रहा हूँ, इमरान ने रिचर्ड की आवाज़ और लहजे में कहा। राइट बोल रहा हूँ, कोई गड़बड़ तो नहीं है, दूसरी तरफ से कहा गया। नो बॉस। कैसी गड़बड़ बॉस, इमरान ने रिचर्ड के लहजे में कहा। वैसे ही मेरी छठी हिस्से ने अलार्म बजाया था। बहरहाल ठीक है, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। आओ अब निकल चलें, कहीं राइट यहाँ चेकिंग ना करा दे, और इमरान ने कहा। और फिर एक एक करके वो वेस्टर्न हाउस से निकले और दोबारा इसी बाग में पहुंच गए जहाँ करीब ही पार्किंग में इनकी कार मौजूद थी। इमरान साहब, अब आपका क्या प्लान है, सफदर ने कहा। फ़िलहाल वापस रिहाइश गाह पर चलो, वहाँ बैठकर तफसील से प्लान बनाएंगे। तुम वापस इस कार में जाओ, मैं और जूलिया टैक्सी में आएंगे, इमरान ने कहा तो सबने असबात में सर हिला दिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।